हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल यूनिट 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये यूनिट्स इस तरीके से बनाई हैं। दो चीज़ें हम लोग रेफ़र करते हैं। एक तो UPSC का सिलेबस, तो आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। किसी और वेबसाइट से मत करना, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ही चीज़ें लिखी होती हैं। उन्होंने सिलेबस मॉडिफाई करके भी लिख दिया होता है, तो इसीलिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस डाउनलोड करना। और दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो UPSC हर साल ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछता है, तो मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर PSIR ऑप्शनल, बल्कि हर ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनफैक्ट वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे लिए ये दोनों चीज़ें करके जानी ज़रूरी है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तब भी आप पास हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। जब लोग कहते हैं ना कि हमारी कोचिंग से इतने क्वेश्चंस आ गए और इतने क्वेश्चंस आ गए, वो कहीं कोचिंग से कुछ नहीं आ रहा होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप खुद देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ यही करके चले जाओगे ना, तो भी पास हो जाओगे। अब दूसरी चीज़ है कि यूनिट 7 है हमारी कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजीमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी। तो सबसे पहले हमें सिलेबस में देखना है कि है क्या। 4 चीज़ों के बारे में बात की हुई है: पावर, हेजीमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी। तो ये UPSC की ऑफिशियल साइट से हम लोगों ने डाउनलोड किया है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आप सिलेबस में देखोगे। तो पेपर 1 का यूनिट 7 है ये, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में बात की हुई है, हेजिमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी। तो ये 4 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो पावर के अंडर आ रही हैं ये चीज़ें कि हेजिमनी के कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी, बट चारों के बारे में अलग अलग से UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि UPSC ने पूछा क्या हुआ है, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस में। ओके, सो ये इंडेक्स है, यहाँ से आप देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सिलेबस है। अब इंडेक्स में कंसेप्ट ऑफ पावर हम पढ़ेंगे। तो पावर का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पावर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से और कंसेप्ट ऑफ पावर में जो जो भी आ रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, जो भी UPSC ने पूछा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे आपको इसके अंडर मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन, थिंकर्स पर्सपेक्टिव हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पावर पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पावर, फिर रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन रिगार्डिंग पावर, ये एडवांस रीडिंग में आ जाएगा, जो कि पेड कोर्स का पार्ट है। एडवांस रीडिंग सब पेड कोर्स का पार्ट है। तो इसमें जो भी कंटेंट है, लेक्चर्स वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको पेड कोर्स में मिल जाएंगी। एंड देन डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, जिसमें पावर के बारे में पढ़ेंगे, अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, रिलायंस ऑन अथॉरिटी अफेक्टिंग द नेचर ऑफ पावर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने ये इंक्लूड किया, रिलायंस ऑन अथॉरिटी अफेक्टिंग द नेचर ऑफ पावर। फिर थ्योरीज ऑफ पावर पढ़ेंगे और उसके बाद फूको ने पावर पे क्या कहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। देन एडवांस रीडिंग में सी राइट्स मिल आ जाएंगे, मार्क्स और वेबर के बारे में एडवांस रीडिंग में पढ़ेंगे। हैना एरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कंसेप्ट ऑफ पावर। फिर थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, परेटो की थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी आ जाता है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। हेजीमनी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन है, ग्रामसी की क्या थ्योरी है हेजीमनी की, इसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी पढ़ रहे हैं। एडवांस रीडिंग में अगेंस्ट डिफरेंस बिटवीन हेजीमनी डोमिनेशन, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी चीज़ें एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, ये थर्ड है, तो 7.3। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऑन आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पावर। फिर 7.4 है कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, ये फोर्थ पार्ट है। तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ओवरव्यू है ये कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। फिर एडवांस रीडिंग में टूल्स ऑफ लेजिटिमेशन ऑफ स्टेट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, डिफरेंस बिटवीन लेजिटिमेसी एंड हेजीमनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरी यूनिट में। यूनिट 7 कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजीमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, इस पर आप देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर से, कंसेप्ट ऑफ पावर से। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार आप देख लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से UPSC हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है।
तो ये जो कोचिंग वाले कहते हैं ना कि पेपर डायनामिक आता है या कुछ बदल जाता है और यूपीएससी पता नहीं क्या पूछ लेता है, यूपीएससी बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओ, जो क्वेश्चन लिखे हैं उसी का आंसर यहाँ पर गिवन है। आपको कोई भी और मटेरियल रेफ़र करने की भी नीड नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें रेफ़र करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। और जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको सिर्फ आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। यहाँ पर हम लोगों ने इनफैक्ट पूरे नोट्स बना के दिए हुए हैं, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को ही बार बार लिख कर प्रैक्टिस करो, याद कर लो और लिखाओगे, हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख लो। 2020 का क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर। 2008 में क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटिक्स एज अ पावर कंसेप्ट। फिर 96 में पूछा था, ये वाले क्वेश्चन आप देख, यहाँ पर क्या है, नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर आ गया, पॉलिटिक्स एज अ पावर कंसेप्ट। तो हमने ये इंडेक्स में कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में थिंकर्स ऑफ पावर, नेचर ऑफ पावर, नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर यहाँ से कवर हो जाएगा। थिंकर्स पर्सपेक्टिव इंक्लूड करोगे और अच्छा रहेगा। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर में पॉलिटिकल पावर हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर इंडेक्स पे आप क्लिक करोगे तो आप वहीं पर ही पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, इन्हीं पर ही क्वेश्चन पूछे हैं और ये हमने सारे कवर किए हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स एज अ पावर कंसेप्ट, ये आपका वहाँ से कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिस्टिंग्विश पावर फ्रॉम अथॉरिटी। 96 का ये क्वेश्चन है, हाउ डज रिलायंस ऑन अथॉरिटी अफेक्ट द नेचर ऑफ पावर। अभी मैंने आपको बताया, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2015 में अगेन दोबारा से ये क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, 2018 में दोबारा से ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का और ऐड करना है इसमें, लेजिटिमेसी हमने अलग से पढ़ाया भी हुआ है। नेक्स्ट 2010 में फूको के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पावर फ्लोज थ्रू द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम लाइक ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद 2018 में मुसोलिनी के ऊपर क्वेश्चन आया, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग ओवर इट, नथिंग बियॉन्ड इट। फिर 99 में क्वेश्चन आए हैं लेनिन, माइकल्स, डुवर्जर पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। उसके बाद सी राइट मिल, इन सो फार एज नेशनल इवेंट्स आर डिसाइडेड द पावर एलीट आर दोज हु डिसाइड देम। उसके बाद 2011 में अटेम्प्ट अ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ द व्यू ऑफ मार्क्स एंड वेबर ऑन पावर। तो बेसिकली फूको, मुसोलिनी एंड लेनिन, माइकल्स, डुवर्जर, सी राइट मिल, मैक्स वेबर, मार्क्स और वेबर, ये सब पे क्वेश्चन। और आप इंडेक्स में अगेन देख सकते हो, ये सब हमने कवर किए हैं। थ्योरीज ऑफ पावर में फूको ऑन पावर यहाँ पर आप देख सकते हो। आफ्टर दैट सी राइट्स मिल है, एंड देन मार्क्स, वेबर, हैना अरेंट आगे आ जाएंगी, और थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। इतना आप ध्यान दो, देखो सारी चीज़ें कवर्ड है, पावर, अथॉरिटी, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, पावर, अथॉरिटी, रिलायंस, तो सब कवर। उसके बाद 2014 में क्वेश्चन पूछा गया हैना अरेंट का, अगेन, पावर इज़ नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंट ओनली सो लॉन्ग एज अ ग्रुप कीप्स इट टुगेदर। 2003 में क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हैना अरेंट। 2012 में क्वेश्चन पूछा है कमेंट ऑन अरेंट्स कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल पावर। ठीक है, 2016 में अगेन क्वेश्चन पूछा हैना अरेंट्स एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजीम्स। उसके बाद 2019 में क्वेश्चन पूछा हैना अरेंट्स कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन। फिर 1992 में क्वेश्चन पूछा है थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। फिर 95 में क्वेश्चन पूछा इलस्ट्रेट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन एक्सपीरियंस द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स ही 2 बार भी पूछा है। तो वही क्वेश्चंस आप देख सकते हो रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारे लिए ये सारे टॉपिक्स करके जाने इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, पावर। तो पावर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। पावर होती क्या है? अब बहुत सारे लोगों का एक इंट्यूटिव नोशन है कि पावर का मतलब क्या होता है, बट साइंटिस्ट ने कोई ऐसा स्टेटमेंट फॉर्मुलेट नहीं किया अभी तक कंसेप्ट ऑफ पावर पे, जो कि आजकल के सोशल फिनोमेना के तौर पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे सोशल फिनोमेना आज का समझ पाएँ। तो ऐसी कोई सॉलिड डेफिनेशन अभी तक नहीं निकल के आई है, बट जब भी हम पावर को डिफ़ाइन करते हैं तो पावर बेसिकली लोगों के बीच के रिलेशनशिप के टर्म्स में डिफ़ाइन होता है, और उसका वैसे ही एक्सप्रेस भी किया जाता है, एक सिम्बॉलिक नोटेशन में ही उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब कि मान लो आप अकेले बैठे हुए हो, तो अकेले तो कोई भी पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उस पावर का कोई मतलब नहीं है, तो अकेले पावर का कोई रोल नहीं होता। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में बैठते हो तब पावर का रोल आ जाता है कि आप किस तरीके से, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, किसके पास पावर है या नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, उसके हिसाब से जब पावर डिफाइन होती है तो उसका मतलब यही होता है कि डेफिनेशन से ये डेवलप होती है एक स्टेटमेंट ऑफ पावर कंपेरेबिलिटी। मतलब कि 2 से ज़्यादा लोगों में, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में जब आप बैठते हो तब समझ में आता है कि किसके पास ज़्यादा पावर है। कंपैरिजन होता है बेसिकली पावर का।
तो कंपेरेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि रिलेटिव डिग्री ऑफ पावर क्या है, ज़्यादा पावर, कम पावर, क्या पावर चल रही है यहाँ पर, डिग्री ऑफ पावर क्या है। अब इसी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट का एग्जांपल दिया गया है कि आप उनके मेंबर्स को रैंक कर सकते हो कि उनके पास कितनी पावर है। जब फॉरेन पॉलिसी के लेजिस्लेशन पर बात आती है, टैक्स या फिजिकल पॉलिसी पर बात आती है, कितनी पावर है। सेम गोज़ फॉर आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से किसके पास फॉरेन पॉलिसी की लेजिस्लेशन के ऊपर ज़्यादा पावर आती है, टैक्स फिजिकल पॉलिसी पर किसके पास ज़्यादा पावर है, कम पावर है। अगेन वो डिग्रीज़ ऑफ पावर जो है हमारे कंटेक्स्ट में भी आप यहाँ से समझ सकते हो। तो पावर को बेसिकली रिलेशनशिप्स में ही डिफ़ाइन किया जाता है। तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है कुछ और लोगों के कंपैरिजन में। तो ये तो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक बहुत नॉर्मल सा फैक्ट है। और इसी की वजह से कंसेप्ट ऑफ पावर एंशंट और यूबिक्विटस है किसी भी सोशल थ्योरी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यूबिक्विटस बेसिकली होता है जो हर जगह फैला है, हमेशा प्रेजेंट है। तो अगर इन एजर्शंस को देखा जाए, इन एजर्शंस का कोई डॉक्यूमेंटेशन आप अगर मांगो कि ये कहाँ लिखा है या कहाँ कैसे प्रूव कर सकते हो, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा बात की है और पावर से एसोसिएटेड जितने भी फिनोमिना है उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी बात की है। जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, परेटो, वेबर, बहुत सारे लोगों ने पावर के ऊपर काफ़ी बातें की हैं। तो पावर बेसिकली रिलेटेड है डिसीजन लेने से और उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो या किसी भी नेचर की हो, वो वर्क कर ही नहीं सकती जब तक उसमें पावर ना हो। जब तक आप पावर नहीं लाओगे तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ड्यूटी या अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ही नहीं सकती। तो ये एक बेसिक रूल है पावर का, और डिसीजन लेना और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देना, वहाँ से आती है पावर। अब बात करते हैं थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है पावर के। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट डाल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट डाल एज अ थिंकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एज एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर उनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं जिसमें उन्होंने पावर को डिफ़ाइन किया है और पावर को अलग अलग एस्पेक्ट से एनालाइज भी किया है। तो उनका एक वर्क है अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। इसमें डाल ने कहा है कि पावर एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है कि जिसमें कैपेबिलिटी और कंट्रोल, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज़ कैपेबिलिटी, सेकंड इज़ कंट्रोल। मतलब कि पावर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यूपीएससी आपसे कोई भी चीज़ कराना चाहे कि आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है, आप पढ़ोगे ना, तो यूपीएससी के पास वो कैपेबिलिटी है कि आपसे वो पढ़वा पाए, और वो कंट्रोल भी है कि आपको इसके बाहर से अगर वो बोल दे कि नहीं आएगा, यही पढ़ना है, तो वो आपको कंट्रोल भी कर पा रहा है उस सेंस में कि आप वो पढ़ोगे। तो पावर इन द सेंस क्या है, कैपेबिलिटी और कंट्रोल से रिलेशनशिप है, इनके बीच का रिलेशनशिप आप कह सकते हो। यहाँ पर एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है ए और बी का। ए मान लो आप यूपीएससी है और बी मान लो आप हो ए, ठीक है, आप लोग हो, कॉमन पीपल, ठीक है, हम जैसे लोग। तो अब यूपीएससी हमें कंट्रोल कर सकता है बहुत ईजीली। तो अगर ए के पास इतनी क्षमता है कि वो बी को कंट्रोल करे, मतलब कि यूपीएससी के पास अगर इतनी क्षमता है कि हम लोगों को कंट्रोल कर ले, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि यूपीएससी के पास पावर है, मतलब कि पर्सन ए के पास पावर है, वो पावरफुल बंदा हो गया। तो पावर बेसिकली ये इन्वॉल्व करती है कि अगर आपके पास किसी से कुछ करा लेने की क्षमता है, जो कि वो बंदा अगर आपके पास वो पावर नहीं होती या वो कंट्रोल नहीं होता तो वो बंदा नहीं करता, पर सिंस आपके पास वो कंट्रोल है, आप कर सकते हो, पावर है, तो वो आप करवा सकते हो, उसको पावर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें पावर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर यूपीएससी के पास वो पावर होती ही नहीं, वो कंट्रोल होता ही नहीं, तो वो आपसे नहीं करवा पाता ना कुछ भी चीज़, फिर आप अपने हिसाब से करते। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पर्सन है कार्ल ड्यूच। तो कार्ल ड्यूच बेसिकली ये कहते हैं कि पावर का मतलब होता है कि आप किसी भी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाओ, उसको रिजॉल्व कर पाओ, और जो भी बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसको रिमूव भी कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो हम लोग किसी पुलिस वाले को पावर देते हैं, तो पुलिस वालों के पास जनरली पावर होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया तो पुलिस वाले के पास इतनी पावर है कि वो उस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाए, और जो भी बाधाएं आ रही हैं वहाँ पर, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको रिमूव करे, ताकि नेचुरल फ्लो बना रहे एक लाइफ का। तो ये क्या है, वहाँ पर पावर आ गई उस पर्सन के पास, उस पुलिस वाले के पास। वहाँ पर उसी के कंटेक्स्ट में बात की हुई है। दो ड्यूच ये जो कंसेप्ट है पावर का, उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड में डिफ़ाइन करते हैं और ये बताते हैं कि पावर का जो कंसेप्ट है उसका नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है।
ठीक है, कि अगर मान लो पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं हम, तो अगेन नेताओं के पास पूरा पावर है कि वो कन्फ्लिक्ट में पड़ें, उसको रिजॉल्व करें, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें, या कोई भी राइट्स होते हैं या फिर कोई भी स्ट्राइक होती है या कुछ भी चीज़ ऐसी चल रही होती है, तो उस चीज़ में पावर का काफ़ी बड़ा रोल आता है। इनफैक्ट जब भी हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो इनमें भी काफ़ी सारे कंपीटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और सभी के सभी पावर को कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या पावर इन्फ्लुएंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सभी लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया की ही बात करो, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपस में स्ट्रगल कर रही होती हैं, पावर के लिए तो स्ट्रगल कर रही हैं, और जो ग्रुप जीत जाता है फाइनली, जो भी इलेक्शन जीतता है, उसके पास पावर आ जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है, जो भी ग्रुप जो है सक्सीड कर लेता है वो पावरफुल कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी राफेल। इनका एक वर्क है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। इसमें इन्होंने पावर को बहुत सारे एस्पेक्ट से एनालाइज़ किया है। ये कहते हैं कि नेचुरली पावर जो है उसका मतलब हो सकता है कि कोई भी क्षमता या एबिलिटी, ठीक है। इसीलिए उनकी जो डेफिनेशन ऑफ पावर है वो कहती है एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एबिलिटी। मतलब कि स्पेसिफिक काइंड क्यों है? कि मान लो अगर मेरे पास इतनी पावर है कि मैं किसी इंसान से ऐसी चीज़ करा पाऊँ जो मैं चाहती हूँ कि वो करे, तो मैं पावरफुल कहलाऊँगी। तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एबिलिटी होनी ज़रूरी है कि आप एक इंसान से वो करा पाओ जो आप चाहते हो कराना, तो वो पावरफुल कहलाएगा। द एबिलिटी टू मेक अदर पीपल डू व्हाट वन वांट्स देम टू डू, दैट इज़ पावरफुल। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ पावर, ठीक है। नेचर ऑफ पावर से अगेन ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आता है ना, एग्जामिंग द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, जो पूछा गया, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये 2020 का जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ से सॉल्व हो सकता है। ओके, तो अब हम एग्जैक्टली नेचर ऑफ पावर ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स में ये बात की गई है। देखो, पावर अकेले तो बन नहीं सकती, जब तक उसमें एक या एक से ज़्यादा लोग आते नहीं हैं तब तक पावर नहीं आ सकती, कि दो लोगों का आना ज़रूरी है। जब एक ही एक्टर है या एक ही एलिमेंट है, मान लो आप अकेले बैठे हुए हो, तो पावर का इशू आएगा ही नहीं। बट जैसे ही आपका दोस्त भी आ जाए मान लो साथ में आपके, तब पावर का इशू आएगा कि कौन किससे काम करा पा रहा है। आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि भाई पानी ले आ मेरे लिए, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपका दोस्त आपको कह रहा है मेरे लिए पानी ले आ, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो। मान लो आपका दोस्त ने आपको बोला यार पानी ले आ, और आप जाके ले आओगे, ठीक है, तो उस बंदे के पास पावर आ गई, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रहा है, फिर वो आप इन्फ्लुएंस्ड हो और आपसे वो करवा रहा है जो वो चाहता है करवाना, है ना। तो वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस या कंट्रोल अदर्स और टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स, कि उस बंदे ने आपसे वो काम करा लिया, आपके दोस्त ने, जो वो चाहता था, तो इसलिए वहाँ पर पावर उसके पास आ गई है। तो पावर इसी तरीके से देखी जाती है, बैकग्राउंड ऑफ रिलेशनशिप्स में ही देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो एक बैकग्राउंड ऑफ रिलेशनशिप्स के तौर पे देखी जाती है। अब अकेले अकेले बैठे होते हैं, आपको पानी पीना था, आप जाके पानी पिया है, उसमें पावर का इशू आया नहीं ना, क्या कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका। अब जब सेकंड फेज़ आता है, तो पावर जो है वो कहा जाता है कि पावर एक जगह इकट्ठी होकर नहीं रहती, ठीक है। पावर शेयर की जाती है और बार्टर की जाती है, कि मान लो मेरे पास एक चीज़ है, आपके पास दूसरी चीज़ है, मैं आपको कहती हूँ यार मेरा ये काम कर दे, और साथ में मैं तेरा ये काम कर दूँगा, है ना। तो उस चीज़ में क्या है, बार्टर हो गया पावर का, कि मेरे पास इस चीज़ की पावर है, तेरे पास इस चीज़ की पावर है ना। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में ये पावर जो है बार्टर भी की जाती है, शेयर भी की जाती है, और यही चीज़ जो है पूरी सोसाइटी में भी स्प्रेड की जाती है, और डाइवर्स इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है पावर। तो कोई भी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होती है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सारे ग्रुप्स एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ के लिए कम्पीट भी कर रहे होते हैं अलग अलग लेवल्स पे, ताकि पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर सकें, या फिर ऐसी एजेंसीज जिनके पास पॉलिटिकल पावर है उनको इन्फ्लुएंस कर सके, तो उनका काम जल्दी बन जाए, है ना। तो इसी वजह से ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि पावर जो है किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटर पर कंसंट्रेट होके नहीं रहती, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग ग्रुप्स में पावर चलती है। तो यहाँ पर एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, लाइक एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी शेयर की जाती है, बार्टर की जाती है, इधर से उधर मूव करती है, एक जगह इकट्ठी होकर नहीं रहती ना, ऐसे ही पावर भी चलती है। अब थर्डली आती है कि क्लास सोसाइटी में देखो अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, और हर एक पावर सेंटर जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता
ठीक है। और किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं तो बहुत सारी क्लासेस उसमें आ जाती हैं, मेजर क्लासेस आती हैं, माइनर क्लासेस आती हैं। हर एक क्लास जो है अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए लड़ रही होती है, स्ट्रगल कर रही होती है, जो इंटरेस्ट जनरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो चौथी चीज़ यहाँ पर बात की गई है, मैकाइवर ने ये कहा है, उनका ओपिनियन ये रहा है कि पावर जो है कि कंडीशनल कंसेप्ट है। वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान आपको कमांड करता है अपनी सर्विस आपसे और आप उसका काम कर दो तो पावरफुल हो गया वो बंदा, ठीक है। बट ये एबिलिटी भी कुछ मेजर्स में डिपेंड करती है, कुछ कंडीशंस में डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है बॉस या एम्प्लॉयज़ का रिलेशन आ जाता है। अब आपका बॉस आपसे कहता है कि आपको ये काम मुझे 7 बजे तक, मेरा ये फ़ाइल है, ये पर्टिकुलर फ़ाइल है, ये मुझे 7 बजे तक 7 PM तक मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ऑफिस टाइम आपका रहता है मान लो 10 to 7, ठीक है। इसमें आपको ये काम करके देना है मुझे। बट अब ये चीज़ भी किसी कंडीशन में और किसी मेजर तक रहती है। अब बॉस आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप घर जाके 10 बजे तक सो जाओगे। अब इतनी कुछ कंडीशंस होती है ना, कुछ मेजर होती है ना, कोई लिमिटेशन भी होगी कि कहाँ तक पावर सीमित रह सकती है। अब वो आपको ये चीज़ नहीं बता सकता आपको कब सोना है, आपको कब खाना है, कब आपको क्या करना है। तो ये चीज़ें आपका बॉस आपको नहीं बता सकता। तो ये पावर भी, ये एबिलिटी जो है किसी से सर्विस कमांड करने की जो एबिलिटी है, वो भी कुछ मेजर में डिपेंड करती है, कुछ कंडीशन में डिपेंड करती है। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती तो पावर भी फंक्शन नहीं कर सकती। बॉस आपको कहता है कि भैया 10 बजे सो जाओ और वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर रही, तो पावर वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो पावर ऐसी चीज़ नहीं है जो कि परमानेंटली फ़िक्स की जा सके, वो चेंज होती रहेगी और उसका एक सोर्स भी होता है। 5th पॉइंट आपका आता है कि पावर जो कि पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नोशन है। कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस ये प्रोड्यूस करेगी, कैसे पावर को अचीव किया जाता है, वो रियल सेंस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कोई भी सिंपल एनालिसिस जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पावर को नहीं उभार के ला सकती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं पावर को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डाल ने यूज़ किया था इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस का टर्म यूज़ करते हैं वो पावर को बताने के लिए। पावर लेटेंट फोर्स है, फोर्स इज़ मैनिफेस्ट पावर एंड अथॉरिटी इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज पावर। इसको मैं और सिंपल चीज़ में समझा देती हूँ। देखो कुछ फॉर्म्स ऑफ पावर होती हैं। एक होती है इन्फ्लुएंस, ठीक है। दूसरी होती है आपकी कोअर्जन कह लो आप, या कह लो आप फोर्स कह लो, ठीक है। तीसरी होती है अथॉरिटी। 3 तरीके की ये पावर आ गई। इन्फ्लुएंस क्या होता है कि मतलब कि मैं आपको समझाऊं कि देखो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो और मान जाओ वो चीज़ को, उसको कहते हैं पावर, ठीक है। यहाँ पर पावरफुल हो गया, तो ये इन्फ्लुएंस वाली पावर आ गई, ठीक है। अब आता है कोअर्जन या फोर्स, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती धोखाधड़ी से करवाया, नॉट धोखाधड़ी, एक्चुअली रॉन्ग वर्ड, बट अगर आपको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ कही जाए या फोर्स किया जाए आपको किस चीज़ को करने के लिए, उसको भी पावर कहते हैं। मान लो कोई बंदा आपके सर पे बंदूक रख के कहता है कि भैया ये काम मेरे को करके दे, आज सुबह मुझे 7 बजे तक ये काम चाहिए, ठीक है। तो उसको भी पावर कहते हैं और आप कर दो, ठीक है। तो फोर्सफुली आपसे काम करा लिया, ठीक है, डरा धमका के आपको काम करा लिया, तो उसको वो भी पावर कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी देखो 2 तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल अथॉरिटी, एक होती है पब्लिक अथॉरिटी। नेचुरल अथॉरिटी कौन सी हो गई, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे ये काम तूने करना ही करना है, तो आपको करना पड़ेगा वो चीज़। क्यों? नेचुरली वो अथॉरिटी आ रही है, वो पेरेंट्स के फॉर्म में आ रही है, तो नेचुरली आप यहाँ से मान सकते हो। पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, जो भी सोसाइटी ने आपके नॉर्म्स बनाए हैं, सोसाइटल नॉर्म्स के टर्म्स में आती है ये। जो भी सोसाइटी ने आपके नॉर्म्स बनाए हुए हैं उसमें आपको कोई चीज़ करने को कही जाती है तो वहाँ पर भी अथॉरिटी आती है। जैसे आपको मना किया जाता है लिटरिंग नहीं करनी है, मास्क लगाने हैं, तो ये जो अथॉरिटी आती है ये सब करवाने की आपसे, ये पब्लिक अथॉरिटी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने तरीके की पावर आती है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये बात की गई है। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि पावर लेटेंट फोर्स होती है, फोर्स इज़ मैनिफेस्ट पावर एंड अथॉरिटी इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पावर,
अब वो इंस्टीट्यूशनल नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो इस तरीके से आ जाता है। अब पावर जो है वो अलग अलग वेज़ में भी अपीयर होता है अलग अलग ओकेजन्स पे, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कम्युनिटी हो, तो अलग अलग वेज़ में ये अपीयर होता है। ये भी बहुत ही नॉर्मल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज देखो आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, उसमें हमारे पास एक अलग तरीके की पावर आती है ना। जैसे अगर हम लोग हैं तो हम लोग अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम करके देते हैं तो स्टूडेंट्स के पास वो पावर आती है। अगर एम्प्लॉयज़ हैं, वो कोई काम करके दे रहे हैं, तो हम एज एन एम्प्लॉय हमारे बॉस के पास एक अलग लेवल की पावर आती है। फिर हम लोग अगर घर पे हैं तो हमारे पेरेंट्स के पास एक अलग लेवल ऑफ पावर आती है, एक अलग ओकेजन हो जाता है, एक अलग तरीके की पावर होती है कि वो हमसे जो भी काम करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कैसे रहना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे चलना है, मास्क पहनना है, ड्राइव कैसे करना है, ठीक है, और रूल्स फॉलो करने हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वो एक अलग लेवल ऑफ पावर आती है, अलग तरीके की, अलग ओकेजन पे अलग वे की पावर आती है। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ पावर है जिसके बारे में यहाँ पर बात की है। दिस इज़ नेचर ऑफ पावर, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पावर के बारे में ऑल इन ऑल पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल पावर पहले पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन इस पर भी क्वेश्चन आया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ synopsisias.in, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, PSI और ऑप्शनल कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शनल कोर्सेज में कितने क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 पेपर 2 में, ये सब चीज़ें आपको देखनी हो, और अगर आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, और बस यहाँ पर ऑप्शनल कोर्स आपको परचेज़ करना हो, यहाँ से आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।